हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज मैं डिस्कस करूँगी कि मेरा जो सीजीएल एग्ज़ाम था वो कैसा गया। तो गाइस, मेरा जो सीजीएल एग्ज़ाम था वो 13 को था, यानी कि कल मेरा सीजीएल एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट थी। और गाइस, बिफोर एग्ज़ाम वन डे आई वॉज वेरी नर्वस, बहुत नर्वस थी। हाउएवर आई मैनेज इट, आई ट्राई टू बी काम वेरी मच। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं काम रहूँ, पॉजिटिव रहूँ। आई थॉट कि दिस टाइम आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, होप थी, काफ़ी एफर्ट्स थे। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ हमेशा अपने जो मॉक्स थे वो मैं शेयर भी करती थी कि मेरा जो ऑन एन एवरेज था 150, 154, 160, इस तरीके से मेरे जो एग्ज़ाम मतलब मार्क्स जो थे मॉक में वो आ रहे थे। बट अप्रोक्स 1.5 मंथ पहले हमारा जो इंटरफेस था वो चेंज हो गया, और जो एडोक्यूटी जो था वो आ गया। तो उस वजह से जो है मेरा मॉक के जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। जैसे जिस तरीके से मैं 150, 160 मेरे मार्क्स आ रहे थे, मेरे मार्क्स 120, इवन कभी कभी 100, इस तरीके से मार्क्स आने शुरू हो गए। आई वॉज अंडर प्रेशर। हाउएवर आई मैनेज्ड इट कि सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव थी कि सब कुछ ठीक होगा और दिस टाइम आई विल क्रैक। तो मेरा जो एग्ज़ाम था, मेरा सेंटर था बरेली, और मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 13 में। तो कल मैं एग्ज़ाम देने गई, तो काफ़ी अपने आप को मेंटेन किया कि एग्ज़ाम अच्छा हो। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पे सबसे पहले जैसे स्क्रीन आई तो काफ़ी उसका सबसे पहले जाते ही पता लगा कि उसका इंटरफेस चेंज था। जो हमारा टीसीएस के अकॉर्डिंग इंटरफेस था वो इंटरफेस अलग था, और अब इंटरफेस अलग था। तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर आना शुरू हुआ कि जब मैं गई तो फिर मैं जब इंटरफेस चेंज है तो फिर मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगा। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे, इसको हो जाएगा, इट विल बी डू। उसके बाद मेरा क्या हुआ, मेरे एग्ज़ाम का मैं शेयर करती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम किस तरीके से था। सबसे पहले मेरा जो मॉक लगाने का जो शेड्यूल था, जो मेरा तरीका है, सबसे पहले मैं सॉल्व करती हूँ रीजनिंग, आफ्टर रीजनिंग मैं सॉल्व करती हूँ जीके, देन उसके बाद इंग्लिश, और सबसे लास्ट में करती हूँ मैथ्स। इस तरीके से मेरा जो पैटर्न है, मैं जो मॉक है देती थी तो यही मेरा पैटर्न था। मैं इस तरीके से अपना जो मॉक एग्ज़ाम तरीके का था, एग्ज़ाम देने का जो तरीका था वो इसी तरीके से था। अब आता है नंबर मेरा देने का। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट किया। तो रीजनिंग में मेरा क्या रहता है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है तो टफ लगने के बाद मैं उसको तुरंत छोड़ देती थी, स्किप किया और मैं नेक्स्ट पे चली गई, फिर उसको सॉल्व किया, होता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट पे चली गई। इस तरीके से जो भी मुझे क्वेश्चन टफ लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको सेकंड राउंड में कंप्लीट करूँगी। क्योंकि ये फैक्ट होता है कि सेकंड राउंड में अगर आप फर्स्ट राउंड में कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रस्ट मी आप करके देखिएगा, सेकंड राउंड में आप क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। क्योंकि कभी किसी का आंसर नहीं आ रहा तो सेकंड राउंड में आराम से आ जाएगा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग जो होता है सॉल्व करते करते हमारा जो दिमाग होता है एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मोड में हो जाता है, तो हम डिफिकल्ट सम्स को भी कर लेते हैं, और हमारा कैलकुलेटिव सम भी तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो जब मैंने रीजनिंग सॉल्व किया तो रीजनिंग काफ़ी इजी थी, विद इन 10 मिनट्स मैं रीजनिंग कर पाई। मैंने इतने क्वेश्चन काउंट नहीं किए कि मैंने रीजनिंग में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बट जितना जो मुझे टफ लग रहा था थोड़ा सा मैंने उसको छोड़ा। मैंने कहा सेकंड राउंड में जब आएंगे तो उसको करेंगे। अब टर्न आता है जीके का। जब मैं जीके में आई तो मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो जीके में मैंने हार्डली 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मुझे जीके में नहीं हुए। क्योंकि मेरा ऑलरेडी सच बताऊं तो मेरा जीके थोड़ा वीक पोर्शन रहा है। हाउएवर मैंने बहुत ट्राई किया जीके को, तो मेरा मार्क्स आ रहे थे टीसीएस के अकॉर्डिंग, मेरे जो मार्क्स आने शुरू हो गए थे 20, 25, इस तरीके से मेरे मार्क्स आ रहे थे, कभी कभी 28, इस तरीके से मेरे मार्क्स आना शुरू हो गए थे। ठीक हो रहा था मेरा जीके। लेकिन जब हमारा ये चेंज हो गया, एडुकेटी चेंज हो गई, तो एडुकेटी का अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले तो जो वेटेज है, यानी कि करंट अफेयर्स का वेटेज कुछ ज़्यादा ले रहे थे, यानी कि 7 to 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। तो यानी कि आप लगा लीजिएगा अगर आपके 8 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के हैं तो 16 क्वेश्चन के तो आपके करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद ये एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो मेरे शिफ्ट में तो खैर ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ऐसा मैंने देखा गया मेरे में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत थे, उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन थे। तो इकोनॉमिक्स मैंने थोड़ी कम की हुई थी, और क्वेश्चंस भी बड़े अजीब अजीब के थे, निसार वगैरह, प्रोग्राम्स और सैटेलाइट्स वगैरह, इस तरीके के बेस पे क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं कर रखे थे। स्ट्रेटेजी के तो था ही नहीं, मतलब स्ट्रेटेजी के टाइप नहीं थे, कोई हिस्ट्री रीजनिंग वगैरह इस तरीके से, हिस्ट्री और सिविक्स इस तरीके से कोई क्वेश्चंस नहीं थे। तो पता नहीं निसार वगैरह इस तरीके से, सैटेलाइट्स बेस्ड हो गए, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह। तो मेरे क्वेश्चंस वो जब मुझे नहीं हुए तो मैं अंडर प्रेशर हो गई, मुझे प्रेशर में आ गया कि यार मैंने तो जीके में ओनली 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। तो मुझे तभी से मुझे लगने लगा कि मेरा तो इसमें सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, और मैं अपने प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाई, और मुझे लगने लगा मतलब मैं उसी टाइम हार मान गई थी। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं एक जो डिप्रेशन है वो मेरे अंदर आने लगा, और मुझे सेल्फ डाउट होने लगा कि यार इस बार शायद नहीं हो पाएगा। और जहाँ भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ जाती है तो अब ये आपको पता ही है कि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हमारे पूरे पेपर को डैमेज कर देती है, ख़राब कर देती है। बट कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टर्म आया, मैंने जैसे जैसे जीके से आगे बढ़ के मैं इंग्लिश पे गई। इंग्लिश पे जब मैं गई तो मैंने देखा कि वोकैबुलरी आई, तो वोकैबुलरी काफ़ी लेंथी थी, उसमें से एक वोकैब मुझे आती थी, दूसरी वोकैब नहीं आती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इंग्लिश तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इंग्लिश में भी जो वोकैब्स थी काफ़ी लंबी वोकैब्स दे रखी थी, लेंथी वोकैब थी। चलो कोई नहीं, फिर मैं गई एक पैराजंपल पे गई। पैराजंपल पे एक टफ दे रखा था, एक इजी दे रखा था। टफ वाला काफ़ी वो था, तो एक पैराजंपल उधर का छूटा, मतलब लगा दिया मैंने, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है या गलत है, बट मैंने लगाया उसको।
और एक ठीक एक ईजी है, बहुत ईजी है, वो आप आराम से बना पाएंगे। देन उसके बाद मैं फिर आता है हमारा पैसेज इतना लेंथी है भाई कि मतलब बहुत लेंथी, जैसे हमारे बैंक के एग्जाम में आता है ना, इस तरीके से पैसेज दे रखा था, बहुत लेंथी पैसेज था। और उसको देखते देखते स्क्रॉल करते करते आधा दिमाग खराब तभी होता जा रहा था, बार बार स्क्रॉल कर रही हूँ पीछे और बैक, और अब इस तरीके से मैं स्क्रॉल कर रही थी बार बार, और उसका प्रॉपर जो है मतलब बहुत देखना पड़ा था, उसके अंदर बहुत डिटेल में गया, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरा पैसेज में ही चला गया। अच्छा, मैं इंग्लिश को छोड़ नहीं सकती थी वो इसलिए क्योंकि अगर मैं सेकंड राउंड में इंग्लिश में फिर मैं दोबारा नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मैथ्स में अटक जाते हैं, मैथ्स के बाद फिर रीजनिंग में अटक जाते हैं, तो हमारा जो इंग्लिश पोर्शन है वो रह ही जाता है। तो मैंने कहा इसको मैं काम खत्म करती हूँ, इसी में पहले इसको कर लूँ मैं एक बार। अच्छा, इंग्लिश में इसलिए नहीं छोड़ जाती, इंग्लिश थोड़ा मेरा वीक पॉइंट वो सॉरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, तो इंग्लिश में मैं थोड़ा ज़्यादा करना चाहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं करती गई, पैसेज को ट्राई किया, बहुत लेंथी पैसेज था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब मुझे लग गए होंगे 8 मिनट्स मुझे पैसेज में ले लिया। दैन फिर जैसे जैसे मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया तो मुझे प्रेशर मेरा बढ़ता गया। पहले मैंने रीजनिंग की, रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चंस मैंने छोड़े क्योंकि थोड़े लेंथी थे, मैंने कहा सेकंड राउंड में करूँगी। उसके बाद जीके में जब 3 क्वेश्चंस हुए तो मैं बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गई। आफ्टर दैन फिर इंग्लिश आया, इंग्लिश में पैसेज बहुत ज़्यादा वो था, फिर टाइम मैंने देखा कि यार 8-10 मिनट इसमें ही लग गए मेरे रीजनिंग में, कहाँ मैं 5 विदिन 5 और 6 मिनट्स में मैं रीजनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ पे 10 मिनट्स में रीजनिंग कंप्लीट किया है, मेरे पास इतना टाइम तो ऑलरेडी बहुत कम बचा है। उसके बाद फिर क्या होता है, मेरे पास अप्रॉक्स 25 मिनट्स बचे थे, जब मेरा मैथ्स का टर्म था तो मेरा 25 मिनट्स बचे थे मेरे लिए, जो काफ़ी कम थे। यहाँ पे जब मैं मॉक देती थी, मतलब जब मैंने TCS के अकॉर्डिंग दी थी, 40 मिनट्स मेरे मैथ्स के मिलते थे। 40 मिनट्स में मैं सारा क्वेश्चन मतलब 20 मिनट्स में इसे दोनों करके, तीनों सब्जेक्ट्स करके मैथ्स पे आती थी, फिर मेरा सेकंड राउंड दोबारा लगाती थी। यहाँ पे मेरे पास 25 मिनट्स से मैंने देखा था बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर मेरा जब मैथ्स का टर्म आया तो मेरा पता नहीं क्या हुआ, एक्चुअली पता है अभी क्या हुआ, मेरा जो एग्ज़ाम की जो मेन वजह रही ख़राब होने की, मैंने देखा मेरा पेट का एग्ज़ाम था 7 सितंबर को, मैं पेट का एग्ज़ाम देने गई, उसको छोड़ नहीं सकती थी। जब पेट का एग्ज़ाम देने गई, उसके बाद फिर मेरा RRB टीचर का एग्ज़ाम था, वो था मेरा 10 में, तो पेट का एग्ज़ाम दिया। पेट के एग्ज़ाम के बाद से मेरा 10 सितंबर को मेरा जो एग्ज़ाम था वो था RRB टीचर का, तो मैंने उसको भी नहीं छोड़ पाई, उसकी भी मैंने प्रिपरेशन की। तो मैं 6 तारीख से 6 तारीख से मैंने शुरू कर दी थी अपने, पहले मैंने पेट का देखा थोड़ा बहुत, UPG के वगैरह और करंट वगैरह देखने लगी मैं कि थोड़ा इसका हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरा 10 में था RRB टीचर का, तो मैंने उसकी एजुकेशन, उसकी एक सब्जेक्ट है उसके अंदर, एक एजुकेशन सब्जेक्ट है जो बिल्कुल हमारा CGL में है भी नहीं, नामो निशान नहीं है उसका, तो मैंने एजुकेशन का रट्टा मारा, पूरा एजुकेशन पढ़ा मैंने, पूरा जो 10 तारीख तक मैंने एजुकेशन पढ़ा। तो मेरा CGL का तो मैं 6 तारीख से छोड़ चुकी थी, मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई थी पूरी मैथ्स की, मॉक देने बंद कर दिए थे मैंने, और हमारा जो इंग्लिश की वोकैबुलरीज हैं वो सारे रिवाइज करनी बंद कर दी, मतलब पूरा मेरा CGL का जो था मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई CGL से 6 तारीख से, 6 सितंबर से मेरा नहीं था। उसके बाद फिर मेरा 10 तारीख में जब मेरा RRB टीचर का हुआ, उसके बाद फिर मेरा 13 में ही जस्ट उसके बाद भी 2 दिन बाद मेरा CGL था। तो मैं सच बताऊँ तो मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी बिल्कुल। 6-7 दिनों से लगातार मेरी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से जब मैंने मैथ्स का अटैम्प्ट शुरू किया तो सच बताऊँ तो मेरा जब फर्स्ट किया, और आप जब देंगे ना एग्जाम मैथ्स का तो आपको खुद लगेगा कि मैथ्स बहुत ईजी समझ दे रखे हैं आपको। मेरा मतलब ऐसा सवाल नहीं होगा 25 में से कि जो आपको एक भी सवाल नहीं आता होगा, सारे बहुत ही ईजी सवाल हैं। कंपाउंड के 2 सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के थे, पार्टनरशिप के थे, प्रॉफिट एंड लॉस के थे, डिस्काउंट के थे, एक अलजेब्रिक फंक्शन का था और टाइम एंड डिस्टेंस का था, ट्रेन वाले थे। तो इस तरीके से सवाल थे, तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं होता होगा। 25 में से 25 सवाल मुझे आते थे, बट क्या हुआ जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से मेरा आंसर नहीं आ पाया, क्योंकि जो आपका पेपर तो बहुत ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब मैंने सेकंड किया तो सेकंड का आंसर नहीं आया, फिर थर्ड किया, थर्ड का भी आंसर नहीं आया, मैंने उसको स्किप किया। फोर्थ किया, फोर्थ सम्स तक तो मेरा यही रहा कि लगातार आंसर ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई इसमें हो क्या रहा है, सवाल तो बहुत ईजी है, इसमें करना क्या है, क्यों आंसर नहीं आ रहा, इसका रेशियो वाले थे, सवाल क्यों नहीं, आंसर क्यों नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं 5th में गई, 5th में मेरा आंसर आया। फिर इस तरीके से मैं धीरे धीरे गई, अटैम्प्ट गई, जो नहीं आ रहा था उसको मैंने छोड़ा, फिर मैंने करा ऐसे तरीके से, मैंने जो नहीं आ रहा था उसको छोड़ती गई और करती गई। उसके बाद फिर मुझे सेकंड राउंड में ना मेरे पास इतना कम टाइम बचा कि मेरे पास 3-4 सवाल दोबारा सॉल्व हुए, यानी कि अप्रॉक्स मेरे पास 20 सम्स मैंने कर दिए होंगे, बाकी मेरे 5 सम्स छूट गए मैथ्स में। तो ओवरऑल मतलब मेरा पेपर जो था वो वॉज नॉट गुड, अच्छा नहीं हुआ। और मतलब सच बताऊँ मेरे अभी तक के इतिहास में मुझे कभी टाइम की, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कभी टाइम की ज़रूरत मतलब नहीं हुई, टाइम की कभी कमी नहीं पड़ी, लेकिन इस एग्ज़ाम में मुझे टाइम की इतनी कमी पड़ी, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा कमी पड़ी। एक तो मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई थी, 6-7 दिनों से प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, और ऊपर से जो हमारे साथ वो बहुत गलत हुआ, हमारा जो एग्ज़ाम था मतलब इंटरफेस था उसको चेंज ही कर दिया। पहले TCS था, TCS के अकॉर्डिंग हमारी आदत बन चुकी थी उसको सॉल्व करने की। अब जो है हमारा एडुकेटिव में काफ़ी लेंथी पैसेज वगैरह दे रहे हैं, काफ़ी लेंथी पोर्शन कर दिए जैसे बैंक में करते हैं। तो मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, मैं सच बताऊँ मेरी प्रैक्टिस मॉक में घर पे भी नहीं हो पाई थी, कम ही मार्क्स आ रहे थे मेरे, और इस वजह से मेरा सारा जो था ख़राब हो गया पेपर। मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे 1 साल की मेहनत ख़राब हो गई।
और जो मेरे एफर्ट्स थे सारे ख़राब हो गए। मैंने, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सीजीएल को बो दिया और सीजीएल के चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया। मेरा आरआरबी टीचर का था, हालांकि मैं सच बता रही हूँ मेरा आरआरबी सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैंने सीटेट का भी एग्ज़ाम दिया था। तब सीटेट का मैंने विदिन 15 और 20 डेज़ पढ़ के मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था। मेरे 94 मार्क्स थे सीटेट में, और मैंने 15 डेज़ में पढ़ के मैंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। एजुकेशन उसमें भी था, मैंने 15 दिन में पढ़ के किया था। यहाँ पर मैंने आरआरबी टीचर सीजीएल के चक्कर में, कि मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम है, आरआरबी टीचर पर बिल्कुल फोकस नहीं किया और सीजीएल पे फोकस किया कि यार मेरा जो ड्रीम है वो सीजीएल है। और लास्ट में सीजीएल ने भी मुझे धोखा दिया। मतलब क्या था, क्या डेस्टिनी को मंजूर था, मुझे खुद नहीं समझ आया। एकदम से एग्ज़ाम आते शुरू हो गए। पहले 90 जून का मैंने एएसओ था DSSB में, उसका देख के आई। फिर उसके बाद मेरा 7 में जो था वो पैट था, उसके बाद 10 में मेरा आरआरबी टीचर था। सारे एग्जाम एक साथ पढ़ते गए और लास्ट में मेरा एकदम से ही मेरा 13 में सीजीएल हो गया। मुझे मौका ही नहीं मिला रिवाइज करने का। कहते हैं कि एग्जाम से 6-7 दिन पहले का जो टाइम होता है गोल्डन पीरियड होता है, उस टाइम में हमें जितना ज़्यादा रिवाइज हो जाए वो बहुत काम आता है। मेरा कुछ रिवाइज नहीं हो पाया। मैथ्स की प्रैक्टिस मेरी खत्म हो गई थी, रीजनिंग की प्रैक्टिस खत्म हो गई थी, मॉक देने बंद कर दिए थे। तो गाइज़ मेरा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा इस एग्ज़ाम को देखे। और मतलब लगा अभी मुझे आके कि शायद मुझे अपने सेल्फ डाउट होने लगा कि यार रेस में बहुत बच्चे हैं, 28 लाख ने मतलब स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, तो मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ। लेकिन गाइस फिर अपने आप को समझाया कि मैं भी रेस में थी। मेरे भी 163, 164, 154, 150 मेरे मार्क्स भी आए हैं। मेरे एक सर हैं और मेरे मतलब मुझे मेंटोर हैं एक तरीके से, हमेशा सजेस्ट करते हैं। मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर की सारी, कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है और मुझे नहीं लगता कि मैं सीजीएल, मतलब मेरे लिए एक फोबिया हो गया है, एक डर सा हो गया है कि मैं सीजीएल कभी क्रैक नहीं कर सकती। तो उन्होंने फिर समझाया मुझे कि अगर सीजीएल, पहली बात तो ये वाली बात सोचनी नहीं है कि सीजीएल फोबिया हो गया है और सीजीएल क्रैक नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं कि एक एग्ज़ाम में हम हार गए, एक एग्ज़ाम ने हमें हरा दिया तो हर एग्ज़ाम में हम हारें। क्योंकि किसी किसी को सफलता जो होती है वो बहुत तड़पा के मिलती है। सफलता एक इंसिडेंट्स नहीं होती, इसके पीछे एक बहुत सेक्रीफाइस, डिवोशंस होते हैं, एक बहुत लॉट ऑफ एफर्ट्स होते हैं, बहुत हार्डवर्क होता है, तब जाके सफलता मिलती है। तो हम एक एग्ज़ाम से ये नहीं एनालाइज कर सकते कि हम मतलब नहीं कर पाएंगे या मेरे लिए ये नहीं बना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया। और दूसरी बात ये कि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, हार्डवर्क नेवर वेस्ट, तो कभी ख़राब नहीं जाता। अगर हमारा सीजीएल नहीं हो रहा तो दूसरे ऑप्शन बहुत हैं, दूसरे में आ जाएगा और बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो तैयारी जो है लगातार कंटिन्यू करनी चाहिए। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, थैंक्स टू हिम। और गाइज़ मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि अगर आप लोग का एग्जाम हो गया या अभी होने वाला है तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। जितना भी आपके लास्ट डेज है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छा होगा। और बाकी अगर किसी का नहीं भी होता है तो गाइज जो रास्ते बंद नहीं होते, कभी भी एक एग्जाम से कभी रास्ते बंद नहीं होते, बहुत रास्ते खुलते हैं। एक बंद हो गया इट्स ओके, दूसरे जरूर ऑप्शन खुलेंगे। अगर आपने सच्चे उससे मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। डेफिनेटली आपको जो आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बस उसका एक परफेक्ट टाइम होता है। जो भी टाइम नहीं आ रहा है शायद ऐसा होगा, एक टाइम है, परफेक्ट टाइम है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिटन, सब कुछ लिखा हुआ है। जो होने वाला है आपके साथ वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो हर चीज़ का अपना एक टाइम आता है, तो लेट टाइम कम, और डेफिनेटली जब टाइम आ जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बी पॉजिटिव, अच्छे से एग्जाम करिए। अगर आपका नहीं हुआ है तो ऑल द बेस्ट टू देम जिनका अभी तक नहीं हुआ है, और जिनका हो गया है, जिनका अच्छा गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और जिनका नहीं हुआ है तो फिर कोई बात नहीं, आगे प्रिपरेशन करेंगे, हम हारेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। एफर्ट्स लगातार करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, बाकी परिणाम जो है वो भगवान के हाथ में है। तो गाइज़ ये जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा। अब बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ये तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मेरा क्रैक हो पाएगा। और वैसे क्या ही बोलूँ अब मैं, कोई समझने वाला नहीं होता है कि एस्पिरेंट का पहले ही एडिक्यूटी को अगर चेंज करना था, इंटरफेस चेंज करना था, तो पहले ही करना चाहिए था, 3 मंथ्स पहले करना चाहिए था। 1.5 महीने पहले तैयार किया, और फिर ऊपर से लगातार मेरे एग्जाम आते रहे, तो इस वजह से मेरा प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही थी, और जिस वजह से मेरा सीजीएल ख़राब गया। तो मेरा ऑनेस्टली बताऊँ तो सीजीएल में मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। तो गाइज़ अगर आप लोगों का नहीं हुआ है अभी तक तो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अच्छा होगा। थोड़ा मेंटेन करिए, टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा अगर आपके पास अभी टाइम है तो, ठीक है। तो बस इतना ही एक्सपीरियंस था मेरा। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी अगर पेपर के बारे में जानना चाह रहे हो कैसा किस तरीके से, तो कमेंट कर सकते हो, और आपका कैसा हुआ आप अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।